का दी है, इसका कोई आपको जो है आपके इंजीनियर्स जो है हिमालय को नहीं बचा, आपकी सरकार नहीं बचा सकती है जब तक हिमालय की परिस्थितियों के हिसाब से आप वहाँ का बिहेव नहीं करेंगे, वहाँ की नीतियाँ नहीं बनाएंगे। इसके लिए मैं आपको एक बता दूँ, ये देखिए मैंने एक रीट डाली थी उसी समय जब 1913 में 2013 में वो आया था, आपदा आई थी। तो मैंने कहा भाई हमारी जो तमाम तरह की आपदाएँ हमारी सरकारें हैं, राज्य सरकार क्या सोचती है, ब्यूरोक्रेसी क्या सोचती है। मैंने कहा कि देश की पार्लियामेंट जहाँ देश के चुने हुए लोग जाते हैं वो क्या सोचते हैं, हमने अपने तर्क उनके सामने रखूंगा। तो मैंने एक रिट डाली थी पार्लियामेंट्री लोकसभा की जो संसदीय समिति होती है लोकसभा की रिट कमेटी होती है, वहाँ मैंने एक रिट डाली हिमालय के ऊपर जो 13 से केदारनाथ की आपदा आई थी, उस पर बाकायदा हियरिंग चली। मेरा तर्क था कि हिमालय को हिमालय के ही परिस्थितियों के हिसाब से वहाँ की योजनाएं बननी चाहिए। दूसरा कि हिमालय को अगर कोई बचा सकता है तो हिमालय में रहने वाला ही बचा सकता है, क्योंकि वो स्किल्ड है हिमालय के लिए। उसने बचपन से गधेरे देखे हैं, वहाँ का जो बच्चा पैदा होता है बचपन से गधेरे देखता है, बचपन से पहाड़ खिसकते देखता है, बचपन वो जानता है कि कहाँ भूस्खलन आने वाला है। जो बुजुर्ग हैं कहते हैं भाई ये खिसकने वाला है, इसे बच करो। वो वहाँ की तासीर समझता है। लेकिन पूरा सिस्टम जो है वो इसलिए है कि पैसा है, बजट है, लोग जो हमारी सरकार है वो आपदा में अवसर ढूंढती है। इस समय देखिए कोई पूछने वाला नहीं, 20-20 जेसीबी लगी हुई है, कोई काम कर रही है कोई नहीं कर रही है। और अब इसके बाद इतना बड़ा भयंकर होगा कि जेसीबी चढ़ा दी जाएगी कि इतने जेसीबी ने काम किया, इतना खर्चा हुआ, और पूरा जनता का पैसा अनाप शनाप खर्च होगा। एक एक तो होता है कि प्रॉपर खर्च हो उन लोगों को जो आपदा में ग्रस्त है वो, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा मिसयूज धन का होता है। हमने रेट डाली थी, हमने कहा था देखिए बेसिक चीज़ हमने लिखा था कि वहाँ का आदमी ही वहाँ का सुरक्षा कर सकता है। हिमालय को आप मैन मेड ट्रीट नहीं कर सकते हैं। विकास भी होना चाहिए, चाइना में विकास हो रहा है वैसे विकास भी होना चाहिए, सड़कें भी बननी चाहिए, लेकिन हिमालय को नष्ट करने की शर्तों पे कोई भी डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए। हमने कहा था कि हिमालय को बचाने के लिए एक इन्वायरमेंट हिमालयन टास्क फोर्स बनाई जाए जो वहाँ के स्थानीय युवक उसमें हों। उसको करीब जो हमने उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में कहा था, लेकिन पूरे हिमालय के परिप्रेक्ष्य में, हिमाचल और जम्मू कश्मीर पूरे हिमालय के परिप्रेक्ष्य में। नमस्कार दोस्तों, पहाड़ से मैदान तक इस समय भीषण आपदा की चपेट में है। और वैसे तो दोस्तों हर साल ये आपदाएं आती हैं, लेकिन इस साल ये आपदाएं रुकने का नाम नहीं ले रही है। पूरे पहाड़ में इस समय कनेक्टिविटी कट चुकी है। जहाँ जो क्षेत्र सुरक्षित माने जाते थे वहाँ पर भी भीषण आपदाएं आ रही हैं। आखिर क्या है इसका कारण, तो हम जानते हैं। आज हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विजेंद्र रावत जी हैं, जो पहाड़ को बारीकी से जानते हैं, ज़मीन पे काम करते हैं। तो इनसे जानते हैं कि आखिर ये आपदाएं इस समय जो आ रही हैं इतने बड़े लेवल पे क्यों आ रही हैं और ये रुकने का नाम क्यों नहीं ले रही। तो सर थोड़ा बताइए, इस समय पूरा पहाड़ आपदाओं की चपेट में है। मैदानी क्षेत्र की अगर हम बात करें तो पंजाब, जालंधर, चंडीगढ़, इस समय ये क्षेत्र ऑलमोस्ट डूबे हुए हैं। तो आप क्या मानते हैं कि इस साल इतनी बड़े लेवल पर जो आपदाएं आ रही, इसका क्या कारण है? देखिए हिमालय में साल दर साल आपदाएं आ रही है, और एक तो इसका प्राकृतिक कारण है जो ग्लोबल वार्मिंग है, और दूसरा कारण मैन मेड है। हम जो पहाड़ की जो हमने हिमालय के लिए जो योजनाएं बनाई है, जो हम लोग भूल गए हैं कि किस तरह हिमालय में रहा जाता है, हिमालय की परिस्थितियाँ क्या है। हम अपने बुजुर्गों से भी ये भूल गए हैं कि वो कैसे रहते थे। इसलिए आप देखिए कि पुराने जो गांव बसे हुए हैं पहाड़ के, उसमें बिल्कुल भी अगर आई होगी तो 0.1% आपदा आई होगी। वहाँ के मकान आज भी सुरक्षित हैं, वो गांव आज भी सुरक्षित हैं। लेकिन जो जो सड़कें बनी हैं उनके किनारे जो वो बसे हैं, बस्तियां बसी हैं, नदियों के किनारे जो बस्तियां बसी है, गधेरों के किनारे जो बस्तियां बसी है, सबसे ज़्यादा आपदा उनमें आई है। आपको मैं बता दूं, आज से करीब 8 साल पहले हमारा इलाका पड़ता है, वो कहने के उसको मैं नाम नहीं कहूँगा, वहाँ लोगों ने होटल बनाना यमुना के किनारे शुरू कर दिए थे। मैं वहाँ गया और काफ़ी यमुना बहती थी, पूरा कैचमेंट एरिया यमुना का था, और बड़े बड़े होटल वहाँ लोगों ने बना दिए। तो एक बुज़ुर्ग से मेरी मुलाकात हुई, मैं वहाँ गया था, उसने कहा साहब ये होटल ही नहीं रहेंगे, ये तो मूर्ख हैं,
यहाँ तो यमुना जी जब हम छोटे थे तो यमुना जी ऊपर तक आती थी, और यमुना ने तो कभी कभी आना ही है। तो मैं भी बड़ा वो भी था कि लोगों ने यहाँ करोड़ों रुपए इन्वेस्ट कर दिए है, और ये बुजुर्ग क्या कह रहे हैं, लेकिन उसकी बात में दम था, वो अनुभवी था। 2 साल बाद वहाँ यमुना आई और एक भी होटल नहीं बचा, करोड़ों के होटल रातों रात साफ हो गए। तो ये है एक बुजुर्ग का जो वहाँ के जानते थे, वहाँ की परिस्थितियाँ जानते थे, किस जगह गांव बसते हैं उस जगह गांव बसाए जाते थे, कहाँ मकान बनने चाहिए वहाँ मकान बनते थे। अब एक तो एक ये आपदा है। दूसरी, जो पूरा सिस्टम हमारा है, हमें पहाड़ के लिए हिमाचल देखिए, पूरा हिमाचल जो है इस समय आपदा की चपेट में है, और 8-8 10-10 मंजिलें मकान बह गए हैं, सड़कें बह गई है। आप हिमालय को ये मान लीजिए कि आप हिमालय को मैन मेड ट्रीट नहीं कर सकते हैं, वो प्रकृति है। आपको मैं बता दूं कि उत्तरकाशी में वर्णावत पर्वत है, उत्तरकाशी के ऊपर है, उसमें भूस्खलन आया था करीब आज से 20 साल पहले, वहाँ से खिसका, और उसके लिए अटल बिहारी वाजपेयी ने 250 करोड़ रुपए खर्च किए थे। थोड़ा सा खिसका था वो, लेकिन अभी भी ट्रीट नहीं हो सका। 300 करोड़ खर्च हो गए, 50 करोड़ और फिर आए, 300 करोड़ खर्च हो गए, लेकिन वो अभी भी भूस्खलन वहाँ हो रहा है। इसका मतलब आप इसको मैन मेड ट्रीट नहीं कर सकते। आप हिमालय की जो परिस्थितियाँ हैं, वहाँ का जो स्थिति, आप उसी के हिसाब से आपने ऑल वेदर रोड बना दिए, और इस तरह से आपने बड़े बड़े जो कॉन्ट्रैक्टर आए, आप देखिए उन्होंने सीधे वर्टिकल में पहाड़ काटे हैं, सीधे 90 डिग्री के इस पे। सर अब तो ये 4 धाम में ये कनेक्टिविटी रेल मार्ग से भी इसको जोड़ रहे हैं। बिल्कुल, अब कनेक्टिविटी रेल भी आ रही है। इसमें करोड़ों पेड़ कटे हैं, करोड़ों वर्ग मीटर जमीन आपने खिसका दी है। इसका कोई आपको जो है, आपके इंजीनियर्स जो है, हिमालय को नहीं बचा, आपकी सरकार नहीं बचा सकती है, जब तक हिमालय की परिस्थितियों के हिसाब से आप वहाँ का बिहेव नहीं करेंगे, वहाँ की नीतियाँ नहीं बनाएंगे। इसके लिए मैं आपको एक बता दूँ, ये देखिए मैंने एक रीट डाली थी उसी समय जब 1913 में 2013 में वो आया था, आपदा आई थी। तो मैंने कहा भाई, हमारी जो तमाम तरह की आपदाएं, हमारी सरकारें हैं, राज्य सरकार क्या सोचती है, ब्यूरोक्रेसी क्या सोचती है। मैंने कहा कि देश की पार्लियामेंट, जहां देश के चुने हुए लोग जाते हैं, वो क्या सोचते हैं, हमने अपने तर्क उनके सामने रखूंगा। तो मैंने एक रिट डाली थी पार्लियामेंट्री, लोकसभा की जो संसदीय समिति होती है, लोकसभा की रिट कमेटी होती है, वहाँ मैंने एक रिट डाली हिमालय के ऊपर 13 से केदारनाथ की आपदा आई थी, उस पर बाकायदा हियरिंग चली। मेरा तर्क था कि हिमालय को हिमालय के ही परिस्थितियों के हिसाब से वहाँ की योजनाएं बननी चाहिए। दूसरा, कि हिमालय को अगर कोई बचा सकता है तो हिमालय में रहने वाला ही बचा सकता है, क्योंकि वो स्किल्ड है हिमालय के लिए। उसने बचपन से गधेरे देखे हैं, वहाँ का जो बच्चा पैदा होता है बचपन से गधेरे देखता है, बचपन से पहाड़ खिसकते देखता है, बचपन वो जानता है कि कहाँ भूस्खलन आने वाला है। जो बुजुर्ग हैं कहते हैं भाई ये खिसकने वाला है, इसे बच कर रहो, वो वहाँ की तासीर समझता है। लेकिन पूरा सिस्टम जो है वो इसलिए है कि पैसा है, बजट है, लोग जो हमारी सरकार है वो आपदा में अवसर ढूंढती है। इस समय देखिए कोई पूछने वाला नहीं, 20-20 जेसीबी लगी हुई है, कोई काम कर रही है, कोई नहीं कर रही है। और अब इसके बाद इतना बड़ा भयंकर होगा कि जेसीबी चढ़ा दी जाएगी कि इतने जेसीबी ने काम किया, इतना खर्चा हुआ, और पूरा जनता का पैसा अनाप शनाप खर्च होगा। एक तो होता है कि प्रॉपर खर्च हो उन लोगों को जो आपदा में ग्रस्त है वो, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा मिसयूज धन का होता है। हमने रेट डाली थी, हमने कहा था देखिए बेसिक चीज़ हमने लिखा था कि वहाँ का आदमी ही वहाँ का सुरक्षा कर सकता है। हिमालय को आप मैन मेड ट्रीट नहीं कर सकते हैं। विकास भी होना चाहिए, चाइना में विकास हो रहा है वैसे विकास भी होना चाहिए, सड़कें भी बननी चाहिए, लेकिन हिमालय को नष्ट करने की शर्तों पे कोई भी डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए। हमने कहा था कि हिमालय को बचाने के लिए एक इन्वायरमेंट हिमालयन टास्क फोर्स बनाई जाए, जो वहाँ के स्थानीय युवक उसमें हों। उसको करीब जो हमने उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में कहा था, लेकिन पूरे हिमालय के परिप्रेक्ष्य में, हिमाचल और जम्मू कश्मीर पूरे हिमालय के परिप्रेक्ष्य में हो सकता है।
और हमने जब पूरी पार्लियामेंट्री कमेटी आई थी जिसमें 11 मेंबर आए थे लोकसभा की याचिका समिति के, पहले दिल्ली में हेयरिंग चली 2 साल, फिर वो देहरादून में आए थे और उन्होंने 4 घंटे मुझे पैसिफिक मॉल में सुना मेरे तर्क को। और पहली बार उन्होंने कहा साहब हम पहली बार सारे लोग एक मत से आपके जो आपका पक्ष में ये होना चाहिए। और न सिर्फ ये होगा कि अगर हमें, मैंने कहा भाई इसके लिए प्रधानमंत्री जी से बिल्कुल हम इसके पक्ष में, और हम आपको प्रधानमंत्री से मिला देंगे यहाँ के। उसके बाद कोरोना हो गया चलो। हमने कहा था कि आप यहाँ के लिए 1 लाख लोगों की इन्वायरमेंट टास्क फोर्स बना दीजिए, लोकल बच्चों, लोकल। वो क्या करेंगे, वो सिर्फ जो ऑल वेदर रोड है जिसमें आपने 11,000 करोड़ खर्च किए, 1,000 इसमें 1,000 करोड़ अगर उसको सुरक्षित रखने में खर्च हो जाता तो क्या बुरा है। इसके लिए जो टास्क फोर्स होगी वो इन रोड्स के दोनों तरफ प्लांटेशन करेगी, 100 मीटर के दोनों तरफ सिर्फ प्लांटेशन। और एक गारंटी होगी, फॉरेस्ट का प्लांटेशन नहीं होगा कि इस साल आप प्लांटेशन किया अगले साल वहाँ एक पेड़ नहीं मिलता। ये गारंटी होगी कि ये पेड़ लगने चाहिए, वो चाहे पानी कंधे में ढोएं। और उसके लिए उस टीम को अनुशासित करने के लिए रेगुलर फोर्स के लोगों को बुलाया जाए, उनको अंडर, ताकि किसी तरह की कोताही वो न बरतें। भूस्खलन का ये भी मेन कारण है कि आपने पेड़ काट दिए हैं, जमीनों को जो पकड़ होती थी वो खत्म हो चुकी है। तो ये तो नॉर्मल बात है, ये तो जब डेवलपमेंट होगा तो कटेगा, वो भी होगा। हमने कहा सिर्फ प्लांटेशन कीजिए और 15 साल में एक नई, जब पेड़ बड़े बड़े होंगे तो एक नया ये जो ऑल वेदर रोड है यूनिक होगी। भूस्खलन होगा लेकिन वो धीरे धीरे कम होगा, आप एकदम नहीं रोक सकते जैसे उसको। आप यूरोपियन कंट्रीज में देख सकते हैं। दूसरा, आपने टेरी डैम बना दिया, इतना विशाल डैम है पूरी दुनिया में जिसका अपना नंबर, लेकिन वहाँ के जो है 16-17 गांव खिसक गए नीचे, उसमें क्रैक्स आ गए जो करीब 5 किलोमीटर पानी की वजह से नीचे पानी धंस रहा है, क्योंकि आपने उसको फॉरेस्ट कवर नहीं दिया। जब से करीब 30-40 साल हो गए हैं, आपने वहाँ एक प्लांट नहीं लगाया। प्लांट लगाया तो सब कागजों में लगाया। हमने कहा कि कुछ काम नहीं क्यों नहीं आप 20,000 लोगों की वहाँ युवाओं की फोर्स बनाओ जो सिर्फ वहाँ प्लांटेशन करे पूरे कैचमेंट एरिया में। श्रीनगर जिस समय खतरा पैदा हो गया था, तमाम जो डैम है उनके कैचमेंट एरियाज में स्थानीय लोगों की टास्क फोर्स बनाई जाए जो सिर्फ वहाँ प्लांटेशन करें और उनको बचाएं। और इस समय सर जोशीमठ का भी जो आपने देखा है, ये भी इसका नहीं, सारे बिल्कुल। आप अब ये नहीं कह सकते कि जैसे आप जाओगे एक पेड़ लगाओगे वैसे वो बच जाएगा, लेकिन ये धीरे धीरे बचेंगे। दूसरा, ये टास्क फोर्स क्या करेगी कि ये हिमालय में लगने वाली जो आग लगती है मई जून में, सबसे खतरनाक, और इतना कार्बन उत्सर्जन होता है, जंगल के जंगल साफ हो जाते हैं। उससे क्या होता है, पानी और तेजी से आता है, नीचे आता है, सारे फिर लैंड स्लाइडिंग शुरू होती है, उसके बाद बरसात होती है, उसके कारण भी लैंड स्लाइडिंग होती है। अगर ये टास्क फोर्स अगर 60% आग भी बचाएगी, क्योंकि हर गांव से होंगे, आग लगेगी नहीं, आग नहीं लगेगी तो प्लांटेशन खत्म होगा नहीं, पेड़ पौधे लगेंगे, इरोजन कम होगा। जब पूरा जंगल साफ हो जाता है तो उसके बाद गर्मी के बाद बरसात आती है, और उसके बाद सारा का सारा ये जो लैंड स्लाइडिंग हो रही है, इसका उसका भी ये बड़ा कारण है, पकड़ ही नहीं है। तो ये हमारा तर्क था, और हमने कहा कि अगर आप इनको जो है 15,000 रुपये भी देंगे तो 1 लाख पे जितना खर्चा आएगा उससे कई गुना ये लोग वहाँ की जो वनस्पतियाँ, कीमती वनस्पतियाँ, उनको बचाएंगे। दूसरा, हम वर्ल्ड बैंक से कार्बन क्रेडिट ले सकते हैं कि भैया पिछले सालों में इतना कार्बन उत्सर्जन होता था, इस टास्क फोर्स ने इतना कार्बन रिड्यूस किया। दुनिया में देता है वर्ल्ड बैंक इस चीज़ के लिए? बिल्कुल देता है, वो कार्बन क्रेडिट मिलता है। तो हमने कहा कि जो टास्क फोर्स है उसको इतना पैसा कार्बन क्रेडिट से मिल जाएगा कि जितना तनख्वाह दोगे उससे ज़्यादा मिल जाएगा। तो ये सारा हम इकोनॉमिक्स भी उनको बताई है पार्लियामेंट्री कमेटी को। और दूसरी बात, जब एक कैचमेंट एरियाज में इतने करोड़ों पेड़ लगेंगे तो छायादार पेड़ होंगे, वो चारेदार पेड़ होंगे, वो फलदार पेड़ होंगे, एक हिमालय में नई इकोनॉमी शुरू हो जाएगी। वहाँ पानी बचेगा जो हम पूरे देश के लिए देते हैं, वो पेड़ ऑक्सीजन जो पूरी दुनिया के लिए देते हैं, जो ग्लेशियर पीछे खसक रहे हैं वो बचाएंगे। तो इतना कम पैसे में हमने उसको, ये नहीं कि हमने पर्यावरण के लोगों के हिसाब से हमने बकवास कर दी कि जी पर्यावरण वाले हैं पेड़ मत काटो। आप पेड़ भी काटे, वहाँ मकान भी बनेंगे, लेकिन अगर एक पेड़ करते हैं तो उसकी जगह 1000 पेड़ लगेंगे जिनका सक्सेसफुल होगा। अभी हमने एक छोटा सा काम किया, हमने अपने गांव के स्कूलों में बच्चे जो 8th के बच्चे उनको सबको एक एक पेड़ दिए,
और फिर मैंने सर्वे किया, इतने ढंग से उन्होंने पेड़ लगा। हमने कहा भाई अगले साल जिसका पेड़ बेहतरीन होगा उसको इनाम भी देंगे। स्कूल के टीचर्स ने ले लिए। तो ये छोटी छोटी बातें क्यों नहीं हम सारे बच्चे जितने बच्चे हैं उनको नंबरों से जोड़ें, उनको सबको 2-2 पेड़ दे दें, हर साल दें। कितने लाख पेड़ लगेंगे जिनके रहने की गारंटी होगी, जो फोटो वाले नहीं होंगे कि एक नेताजी पानी डाल रहा अगले साल वो पता ही नहीं चलता। तो इसको हम जीविका से जोड़ें, इसको हम हिमालय को, पर्यावरण को जीविका से जोड़ें। और हमने कहा कि इससे बेहतर वहाँ का लोग, एक बार पलायन हो जाएगा तो वापस थोड़ी जाएंगे वो। अब जब तक हमारे पास वहाँ स्किल्ड युवक हैं, जिनको आप बेरोजगार कहते हैं, जिनको आप कहते हैं कि काम नहीं है, वो स्किल्ड है हिमालय के लिए, वो हमें हिमालय को संरक्षण के लिए हमें इतने लोगों की जरूरत है कि हमको बाहर से लाने पड़ेंगे, रिवर्स प्लान करना पड़ेगा। तो इस समय सर आपको लगता है कि हिमालय को बचाने के लिए अब युद्ध स्तर पे वो काम करने की जरूरत है? पॉलिसी ये प्लांटेशन, इसके मैंने जब प्लांट इसकी बात करी तो उत्तराखंड के चीफ सेक्रेटरी हुआ करते थे राकेश शर्मा, चीफ सेक्रेटरी हुआ करते थे। मैं जब उनके पास गया, वो इतने इंटेलिजेंट थे, उसने कहा साहब इसके लिए तो हम ही अभी 10,000 की भर्ती मैं कर दूंगा, मतलब उसको इतना। और बोला इसके लिए फंड की कमी नहीं होगी, हर डिपार्टमेंट को डिफेंस फंड देगा क्योंकि वो आर्मी को सपोर्ट करेंगे, इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट फंड देगा, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट फंड देगा, फॉरेस्ट फंड देगा, क्योंकि आप सारे डिपार्टमेंट्स का काम कर रहे हैं, इन्वायरमेंट का काम कर रहे हैं, फॉरेस्ट्री का काम कर रहे हैं। जो टिहरी जैसे डैम है उसके कैचमेंट एरियाज में अगर पेड़ लगेंगे, $20 के पेड़ लगाएंगे तो CSR का करोड़ों रुपए होता है, वो कहाँ चला जाता है? उससे वो लगाएंगे तो आने वाले समय में 10 साल में जो पेड़ बड़े बड़े होंगे तो उस डैम की एक नई इकोनॉमी होगी, वहाँ इको टूरिज्म शुरू होगा, इन्वायरमेंट फ्रेंडली होगा, वहाँ तरह तरह की पक्षियाँ रहेंगी, जब जंगल होगा वहाँ फलदार पेड़ होंगे तो एक नई इकोनॉमी जनरेट होगी। तो मुझे लगता है कि हिमालय तो हमारे लिए एक, जो जिसको हम आज डिजास्टर कह रहे हैं, कि एक हिमालय हमारे लिए जो आपदा बनी हुई है, आज हम सोच रहे हैं कि यार हिमालय तो आपदा है, हिमालय को हम उसको संरक्षण करके वो एक हमारे लिए अवसर है। और ऐसा अवसर है कि मेरा दावा है कि हमें एक भी लड़का पलायन नहीं करेगा पहाड़ से। तो इसके लिए हिमालयन टास्क फोर्स, मैंने दूसरी बात एक कही थी, उसको मैंने चीफ मिनिस्टर को भी, यहाँ के चीफ मिनिस्टर उत्तराखंड को भी लिखा था। हमने कहा कि जो उच्च हिमालय क्षेत्रों में हमारे भेड़ पालक हैं, कितने स्किल्ड लोग हैं, 6-6 महीने वो प्लास्टिक के जूतों में, ऐसे ही कपड़े, 2 कंबल, थोड़ा राशन, उसमें 6-6 महीने हाई एल्टीट्यूड पे रहते हैं। और जबकि आर्मी पूरे सूटेड बूटेड में रहती है, 3 महीने में वापस आ जाते हैं। तो हमने कहा ये स्किल्ड लोग हैं जो भेड़ पालक हैं, और इनको ये अब क्या हो गया कि ये बहुत कठिन परिस्थितियाँ, और नए लड़के नहीं जा रहे हैं, तो 50 साल के ऊपर के लोग बचे हुए हैं। 3-4 10-20 सालों में वो भेड़ पालन ही खत्म हो जाएगा। और वो कितना हमारे लिए, वो तो कितना पोटेंशियल उनमें था कि जब चाइना घुसपैठ करता है तो सबसे पहले भेड़ पालक बताते हैं, चाहे वो लद्दाख का भेड़ पालक हो या पिथौरागढ़ का हो। प्रहरी का भी वो भूमिका निभाते हैं। बिल्कुल। आपने ये सुना होगा जब कारगिल हुआ था तो वहाँ आर्मी ने नहीं बताया था कि उन्होंने बंकर बना दिए। एक भेड़ पालक बोला साहब वहाँ बंकर बना दिए उन्होंने। तो ये हमारे सीमांत प्रहरी है। दूसरा, जो हमारी जड़ी बूटियाँ, कीमती जड़ी बूटियाँ, कस्तूरी हैं, उनको जो ग्रुप आते हैं, नेपाल से आते हैं, यहाँ से आते हैं, जगह जगह से आते हैं, जो उनको मारते हैं, वो उनको पता रहता है कि कहाँ ग्रुप आया है। तो आप उनको सीमांत प्रहरी घोषित नहीं कर सकते। उनको 10-20 हज़ार रुपये महीना दे दीजिए, उनको टेंट दे दीजिए, और वो लोग वहीं रहेंगे। जिसको हम कहते हैं कि वाइब्रेंट विलेज जो कहते हैं, वाइब्रेंट विलेज में तो वही रहते हैं। और उसको आप तो आप क्यों नहीं उनको देते? और वो तो हमको इतना रिटर्न करेंगे जब वो सीमांत पर, तो नए बच्चे वहाँ जाएंगे क्योंकि उनको लगेगा हाँ हमारा जो प्रोफेशन है ये इज्जत का प्रोफेशन है, हम एक सैनिक भी है, हम भेड़ पालक भी हैं, हम तो अच्छे पढ़े लिखे लड़के भी उसमें जाएंगे और वो शानदार काम करेंगे। हमारे जो पूरी परिस्थितियां हैं, जो हमारे वो सेना के लिए भी काम करेंगे, वो फॉरेस्ट के लिए भी काम करेंगे, ये तमाम, और इन्वायरमेंट के लिए भी काम करेंगे। भूस्खलन आएगा वो पता करेगा, आग लगेगी वो फ़ोन से बता देंगे साहब फलां जगह आग लगी है। तो मुझे लगता है एक ऐसा नेटवर्क हिमालय में बनना चाहिए, हिमालय के लोगों का, जो बहुत ही शानदार है। और आने वाले समय में, अब समय है कि देर आए दुरुस्त आए। अभी भी मुझे लगता है कि इस पर ये कोई मतलब नहीं है कि साहब क्या आप केदारनाथ आपदा देखिए, आप जब केदारनाथ आपदा 13 में आई थी तो यहाँ से NDRF गए, दिल्ली से
सब आर्मी चले गई और गोचर पहुंच गए एयरपोर्ट पे। 2 दिन तक आसमान नहीं खुला, हेलीकॉप्टर उड़े नहीं। तो जो बचने भी थे वो वो खत्म हो गए, टाइम पीरियड खत्म हो गया। अगर ये टास्क फोर्स होती, हर गांव में होती, जो महिलाएं घास का बोझ ढंगारों में उठा सकती हैं, उनको ट्रेनिंग मिले, कुछ उनको पैसा मिले, तो वो तो महिलाओं को ऐसे ही बचा लेंगे रात को, है ना। जो वहाँ के युवा है वो रातों रात एक भी कैजुअलिटी नहीं होती, मतलब कम कैजुअलिटी होती, काफ़ी कम होती, क्योंकि उसी समय उनको ट्रेनिंग होती है, उनका इक्विपमेंट होता है। अभी भी आप देखिए पहाड़ में जब आपदा होती है, पहले गाँव के लड़के जाते हैं, और जब तक पुलिस और पैरामिलिट्री ये सब जाते हैं तब तक वो रेस्क्यू कर लेते हैं, बिना ट्रेनिंग के, बिना किसी इक्विपमेंट के, मुझे लगता है। और इसमें बहुत कम खर्चा है। अब जब इमरजेंसी आती है तब आप वहाँ भेजते हो साहब, आप हेलीकॉप्टर से जेसीबी ले जाते हो, ये ले जाते हो, कि हिमालय के पर्यावरण के संरक्षण के लिए हिमालय के रहने वाले ही हिमालय को ट्रीट कर सकते हैं, इन आपदाओं को न्यूनीकरण कर सकते हैं, बस इसके लिए। और मुझे लगता है कि हिमालय पर्यावरण के संरक्षण में रोजगार का बहुत बढ़िया जरिया हो सकता है, जिससे हिमालय भी रहेगा और वहाँ के लोग भी रहेंगे। एक बार वहाँ के लोग अगर कर गए बस नहीं जाते हैं, फिर वहाँ जो डेमोग्राफिक चेंज आता है, जो यहाँ के लोग जाएंगे, रिजॉर्ट वाले जाएंगे, वो थोड़ी हिमालय के करते हैं, उन्हें क्या मतलब हिमालय का, पैसा कमाने से मतलब, पैसा वो कर भी नहीं सकते। उनको कहेंगे आप पहाड़ पे 11,000 मीटर के फीट की हाइट पे चढ़े, नहीं चढ़ेंगे वो। लेकिन वहाँ का जो लड़का है, वहाँ का जो रहने वाला है, और जो वहाँ अभी रह रहा है, उसको अभी मौका है, ये डिजास्टर को बिल्कुल न्यूनीकरण हो सकता है, और आने वाले समय में हिमालय की तरह होगा। और ये आपदा ने हमें बता दिया है। दूसरी बात हम करना चाहिए, अब सख्त ये देख लेना चाहिए कि हिमालय जो है, जो प्रकृति है, किसी का वो नहीं देखती, एप्लीकेशन नहीं लिखती, पटवारी नक्शा है मैं कहाँ बहती थी। आप जहाँ बहती थी उसको छोड़ दीजिए, वहाँ मत बसाइए, अपने जीवन की कमाई मत घुसाइए वहाँ। आदमी सोचता है कि चलो ये लैंड है, इधर थोड़ा इंक्रोचमेंट करते हैं। लेकिन सरकार को भी ऐसी गाइडलाइन करनी चाहिए ना कि आप नदी के इतने दूर रह सकते हैं। सबसे पहले मैं खुद गाइडलाइन करे, मैं अपना पैसा लगा रहा हूँ, मैं जीवन भर कमाई मैंने लगा दी, तो मैं तो पहले समझो, सरकार तो नहीं, सरकार थोड़ी लगा। वहाँ पहले वहाँ के लोगों को, उन लोगों को जो बिना सोचे समझे वहाँ लगाते, और साफ बात है, गाँव के किसी बुजुर्ग से पूछ लीजिए, वो बता देगा भाई यहाँ मत लगा ना मकान, यहाँ ड्राई एरिया, यहाँ नदी आती है, 40 साल पहले आई थी, अब भी आएगी, उसको तो कोई रोक नहीं सकता। तो मुझे लगता है कि अब भी समय है। कहते हैं कि आपदा में अवसर होता है, ये आपदा ही है, लेकिन अगर हम समझ लें, संभल लें, और सरकार समझ ले, वहाँ के लोग समझ लें, और एक कोऑर्डिनेशन कर लें, तो ये हिमालय बच सकता है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, ये रावत जी पहाड़ पर बारीकी नज़र रखते हैं, पहाड़ में घूम के पहाड़ को जाने की कोशिश करते हैं। बहुत अच्छी इन्होंने आज हमें जानकारी दी दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।